बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 8 मार्च है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के तामुन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, इस बात का बखूबी मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए रात दिन दुआएं कर रहे हैं, और इमरान खान बहुत जल्दी हमारे दरमियान हो, ये भी पाकिस्तान की आवाम चाहती है। लेकिन जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखते हैं ना, तो आपको ना 3 लेयर्स नज़र आएंगी। ये इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशावर में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले ये तमहीद बांधना बहुत ज़रूरी है और आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त ये 3 लेयर्स काम कैसे कर रही थी। एक वो लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिनकी तरफ आवाम देख रही थी कि कोई बड़ी कॉल आएगी। वो बैरिस्टर गौहर ने वैसे ही वो मुकम्मल तौर पे उस महाज को कंट्रोल कर लिया और कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। फिर इसी लेयर के अंदर आपको वो लोग नजर आएंगे जिन्हें मुकदमात का डर था और काफ़ी लोगों ने कुर्बानियां दी और 10-10 साल की सज़ा हो गई और वो भी सीन से गायब हो गए। हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से, हुकूमत की इंतकामी जो हिकमत अमली है उसकी वो नज़र हो गए। अब पाकिस्तान की आवाम क्या देख रही है? पाकिस्तान की आवाम तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं देख रही, क्योंकि उनको पता है ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। अब ये सुहेल अफरीदी बहनों की तरफ और कायदीन की तरफ देख रही है कि कब वो इमरान खान की रिहाई की कॉल देंगे। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि 20 दिन पहले हमने यही सुना था कि ईद के बाद एक बड़ी तहरीक हम चलाने जा रहे हैं। इमरान खान के हवाले से बहनें भी बड़ी क्लियर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई हक हासिल नहीं है कि वो इमरान खान की सेहत के मुतालिक किसी किस्म की कोई इनसे डील करें या इनको ब्रीफ किया जाए आपने जो भी बात करनी है हमारे साथ करनी है। अब इस पूरे माहौल के अंदर ये जो 3 लेयर्स मैंने आपको बताई हैं, इनमें सबसे जो स्ट्रांग लेयर है ना, बहनें और सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी के पास एक पूरे सूबे की हुकूमत है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बड़ी कॉल दी जाएगी, और जब से वो आए कुर्सी पर बैठे उस दिन से लोगों की तवक्कुआत उनसे बढ़ गई हैं। अब सुहेल अफरीदी साहब को ये कॉल देनी चाहिए। और दोस्तों, सुहेल अफरीदी साहब आज काफ़ी दिनों के बाद कैमरों के सामने आए। पाकिस्तान की आवाम इनकी तरफ देख रही है और ये एक्सपेक्ट करती है कि जल्द से जल्द कॉल की जाए। आज उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम में नारे लगवाए इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के। और फिर उन्होंने एक और बात की कि हमने वफाकी हुकूमत को दो टोक अंदाज में बता दिया कि हम किसी सूरत महंगाई का बोझ अवाम पर नहीं डालेंगे और ना ही इसमें केपी हुकूमत वफाक को सपोर्ट करेगी। लेकिन मैं, पाकिस्तान की आवाम, सुहेल भाई ये सुनना चाहती है कि ईद के बाद आपकी हिकमत अमली क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हम देख रहे हैं और तहरीक इंसाफ में कोई ऐसी शख्सियत हमें नज़र नहीं आती है जो इमरान खान की रिहाई का बोझ उठा सके या इस बयानी को आगे चला सके या कोई तहरीक की कॉल दे सके। बहनें सुहेल अफरीदी आपकी तरफ देख रही हैं। बहनों का ये मानना है कि सुहेल अफरीदी अगर पंजाब और केपीके की सरहद को बंद कर दे, हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर आएगा और यकीनन इस प्रेशर को इमरान खान की रिहाई के लिए ये पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ इमरान खान की सेहत का मामला, अब रसाई, दवाई और मुलाकात, ये तमाम चीज़ें आकर रुक गई हैं। इमरान खान की सेहत कैसी है, इमरान खान को किन हालात में रखा, कोई खबर नहीं आ रही। और हुकूमत मुसलसल दबाव जो है वो अपने तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बढ़ा रही है। अब वो कहाँ गए रस्तू, उनसे ज़रा पूछे तो सही। जो सहाफ़ी हमें 2 दिन पहले ही बता रहे थे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती है कि इमरान खान के साथ डील कर ली जाए, वो चाहते हैं, लेकिन वो बदले में क्या मांग रहे हैं कि इमरान खान आपने बोलना नहीं है, आपने खामोशी के साथ पर्दा कर जाएं, किसी साइड पे खामोश बैठें और उस वक्त तक बैठे रहें जब तक पाकिस्तान में ये हुकूमत हम चलाना चाहते हैं। आज अगर ये जो 10 साल की सज़ा दी गई, इसको गौर से देखें तो आपको इंतकाम नज़र आएगा। इन लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए सर कुछ नहीं करना, ना दवाई के लिए कुछ करना है, ना रसाई के लिए कुछ करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर कोई शख्सियत कुछ कर सकती है तो वो सुहेल अफरीदी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज बहुत ही अच्छा होता कि पब्लिक अपीयरेंस में सुहेल अफरीदी आप ऐलान करते हैं कि हम ईद के बाद जो है इस किस्म की तहरीक चला रहे हैं। अभी ईद के बाद पता क्या होगा, मैंने आज ना इत्तफाक से तहरीक इंसाफ में कुछ लोगों से बात की पेशावर चैप्टर में, और वो ये बताते हैं कि मुकम्मल खामोशी है, किसी लेवल पर कोई बात नहीं। और ये हिकमत अमली क्या है? देखें, ये जो जज्बात है ना, ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब तक इन जज्बात को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये फैसले आपने करने हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास इख्तियार है, आप लोगों को मोबिलाइज करके इस्लामाबाद ला सकते हैं या फिर हुकूमत के साथ बात कर सकते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है ना, वो मार ही खा सकता है और वो हाजिर हो जाता है। 3 दफ़ा मारें पहले खाई, दोबारा भी हाजिर हो जाएगा, लेकिन इस बात का फैसला आपने करना है।
یہ صرف عمران خان نہیں، بہنیں، پاکستان کی عوام اور وہ لوگ جو جمہوریت پسند ہیں. تو پاکستان کی عوام جو پاپولر اوپینین ہے سر، وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں، آپ حکمت عملی کا اعلان کریں. چونکہ تحریک انصاف کے یہ قائدین، بیرسٹر گوہر جس قبیلے کو لیڈ کر رہے ہیں، ان سے کوئی بعید نہیں ہے اور کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں پاکستان کی عوام کو کہ یہ کچھ کریں گے. جب عوام کی ایک بڑی تعداد اسلام آباد کی سڑکوں پر تھی، سرکار یہ بیٹھ کر وہاں پہ ڈیلنگ کروا رہے تھے. یہ موبائل کے اوپر عمران خان کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا کر پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے گئے. تو آپ ان سے الگ سٹیٹمنٹس اور حکمت عملی کا اعلان کریں، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ لبیک کہے گی، جس سے انہوں نے پہلے بھی کیا. اور یہ موقع سہیل افریدی آپ کے پاس ہے اور اس موقع کو ضرور اویل کریں، چونکہ وقت بہت کم ہے اور عمران خان کی 85% آنکھ ضائع ہو گئی. اور پاکستان تحریک انصاف سے تو کم از کم میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو یہ جو 300 کے قریب لوگ ہیں یہ کوئی سٹیٹمنٹس دیں گے یا حکمت عملی کا اعلان کریں گے. یہ حکمت عملی کا اعلان آپ کو اور علیمہ خان کو ہی کرنا ہوگا. اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان کی نالائق حکومت کے نالائق ترجمانوں کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر، ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر عوام کو یہ باور کروائیں کہ ان کی حکومت ان کے بارے میں دن رات سوچ رہی ہے. شہباز شریف صاحب کو نیند نہیں آ رہی، وہ 3 بجے جب سوئمنگ کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت وہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو کس طرح سے ریلیف دینا ہے. اور اگر عوام آپ کی بات پر یقین نہ کرے تو آخر میں آپ نے انہیں ایک جملہ کہنا ہے کہ ہم یہ 55 سے 120 بھی کر سکتے تھے تو تم نے ہمارا کیا بگاڑ لینا تھا. میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں، اور یہ میں نے جو لفظ استعمال کیا نا، ود ڈیو رسپیکٹ، بڑے بڑے سینئر لوگ اس کے اندر ہیں، بزرگ ہیں، عمر میں ہمارے سے بڑے ہیں، سفید بال ان لوگوں کے ہو گئے، لیکن یار یہ کوئی ڈیفرنٹ ہی کلاس ہے. اور یہ بی بی کا نام ہے جی شمائلہ رانا، وہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا سن لیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کو کس قسم کا ٹاسک جو ہے وہ پاکستان کی حکومت ان کے بڑوں نے دیا. سنیں ذرا. کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 55 روپے پر لیٹر بڑھا کے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. تو بھائی 110 روپے سے ہم نے 55 روپے بڑھائے ہیں نا. اگر 110 بڑھا دیتے تو آپ لوگ کیا کر لیتے؟ آپ بتائیں. وزیر اعظم نے کیا کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سے بات نہ بنے اور کوئی آپ کی بات میں وزن نہ ہو تو آخر میں کہہ دیجئے گا کہ بھئی اگر ہم 110 کر دیتے تو آپ نے ہمارا کیا بگاڑ لینا تھا. یقیناً پاکستان کی عوام تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ 10 سال سزائیں دیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں، آپ عمران خان کی ایک آنکھ ضائع کر دیں. پاکستان کی عوام نے کیا کر لیا؟ عمران خان کی بہنیں روزانہ اڈیالہ کے باہر جو ہے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے جا کر بیٹھ جاتی ہیں ہر ملاقات کے اوپر، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. پاکستان کی عوام نے کیا کر لیا؟ عوام تو کچھ نہیں کر سکتی. آپ نے ڈاکہ ڈالا، عوام نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اب آپ نے پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا، کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. آپ نے باہر محلات بنا لیے، پاکستان کی عوام جو ہے خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے. سر یہ غلام ابن غلام، یہ جو بستی جس میں ہم رہتے ہیں یہ غلاموں کی بستی ہے. یہاں پہ عوام کیا کرے گی؟ ہاں 300 400 پیٹرول ہو جائے گا، بڑی گاڑی والی کو فرق نہیں پڑتا. دوستوں یہ جو پرائسز بڑھی ہیں نا، اس کی امپلیکیشنز بڑی خطرناک ہیں. عام بندے کی زندگی پہ اس کا کیسے اثر پڑتا ہے؟ آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، جس کا روزگار موٹر سائیکل کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ موٹر سائیکل استعمال نہیں کرے گا، اس کی پرائسز اوپر جائیں گی. اور پھر ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. کموڈیٹیز ایکسپینسو ہو جائیں گی، روزمرہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا. اور آپ کہتے ہیں، یعنی شمائلہ صاحبہ ہیں، میں نے نہیں جانتا، ان کا ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ مینٹیلٹی ہے. دیکھیں اگر اس لیول پر یہ مینٹیلٹی ہے تو اوپر سے ان کو کیا پیغام ملا ہوگا جو ان کی میٹنگ ہوتی ہے کہ آج فلاں پروگرام میں یہ بندہ جائے گا، فلاں میں یہ جائے گا، جو بڑا پرائم ٹائم کسی بڑے ٹیلی ویژن چینل کا پروگرام ہے وہاں پہ ہم نے فلاں بندے کو بھیجنا ہے. کہ وہاں بھی مینٹیلٹی ہوگی کہ بھائی اسی تانوں جو کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہے، اور کوئی جسٹیفیکیشن اس کی موجود نہیں ہے. اور دوستوں اب آپ کے سامنے نا ایک میں کمپیریزن رکھتا ہوں اس خطے کا اور دنیا میں. یہ مڈل ایسٹ کی جو جنگ شروع ہوئی، ایران، امریکہ، اسرائیل، اس کا امپیکٹ کیسے پڑا ہے ایشیا کے اندر، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ یورپ، UK، فرانس، اور پھر نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، اور پھر بھارت، کیونکہ بھارت بالکل ہمارے ساتھ ہے. وہاں پر کتنا فرق ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور کیا وہاں کی سرکار بھی، مودی سرکار جسے ہم دن رات برا بھلا کہتے ہیں، کیا وہ بھی اتنی ظالم ہے اپنی عوام کے لیے کہ انہوں نے پورے 20% انکریز کر دیا ہے جی اس کے اندر. 55 روپے پر لیٹر پاکستان میں سر اضافہ ہوا، ٹھیک ہے. دا لارجسٹ ویکلی جمپ، یعنی ایک ہفتے میں اتنا بڑا جمپ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جتنا پاکستان میں یہ جمپ دیکھنے کو ملا. یہ بھی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے. میڈم کہتی ہے نا کہ پہلی دفعہ پنجاب میں ہم نے یہ کام کیا، تو پہلی دفعہ پاکستان میں یہ کام اس حکومت نے کیا کہ 55 روپے
पर लीटर इसमें इजाफा हो गया और आने वाले दिनों में मजीद इजाफे के बारे में प्रेडिक्ट भी किया जाए। अब यूनाइटेड स्टेट जिसने ये जंग का बाकायदा आगाज किया, उनको मालूम था कि हम जंग में जा रहे हैं और हमें अपने रिसोर्सेज को देखना है, तेल के जखायर को देखना है। उनके पास तेल वाफर था और उन्होंने भारत को कहा था कि तुम रशिया से क्यों तेल ले रहे हो, हमारे से लो। आपको याद होगा। अब यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में हुआ, और वहां पे वजह क्या बताई जाती है? सप्लाई डिस्ट्रप्शन। 10 से 14% सर इस पे इजाफा हुआ है। फिर आ जाते हैं यूरोप, यूके, फ्रांस और ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट इसके ऊपर हैवीली रिलाई करता है। यहां पे सर खबर ये आ रही है कि सिर्फ 5 से 7% इजाफा हुआ है। इतना नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में हुआ। इंपोर्ट डिपेंडेंसी है क्योंकि तेल इन ममालिक में तो मौजूद नहीं है, बाहर से आपको मंगवाना पड़ेगा, और अगर पीछे तेल नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जो जहाज़ हैं जिस तरह आपने हर्म्स में रुक गए या दुनिया के किसी हिस्से में जो इनकी पूरी की पूरी जो तरसील है वो मुतासिर हुई चेन, तो ये 5 से 7%, इतना नहीं है जितना पाकिस्तान में। फिर आ जाते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, 6 से 8%, यहाँ भी इतना नहीं बढ़ा जितना पाकिस्तान में बढ़ गया। फिर इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 7% इजाफा हुआ है। सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वो बात कर रहे हैं, और अमेरिका ने भारत को ये टास्क दे दिया कि रशिया से तेल लो और यूरोप को तुमने ये तेल जो प्रोवाइड करना है। देखें इंटरनेशनली हम तो बड़े तगड़े थे फॉरेन पॉलिसी में, हमारी तो हर मुल्क के अंदर तारीफ हो रही थी। हमें तो बताया गया था डोनाल्ड ट्रंप हमारा भाई है, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं सर? हम 20% पे स्टैंड कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। ये सारा जो इन्होंने पेट्रोल बम जो गिराया है, अमेरिका इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने अपनी आवाम के ऊपर हमला कर दिया, चाहे वो 36 अफराद की शहादत हो या फिर पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम हो, जहां पर अब हमें 20% इजाफी पैसे देकर ये तेल खरीदना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, जैसा कि जो कॉमर्स की बीट करते हैं वो जर्नलिस्ट ये बता रहे हैं कि ये मजीद इजाफा 15 मार्च के आसपास जो है वो तवक्को किया जा रहा है, और ये तकरीबन 110-115 के ऊपर जाएगा। अब देखिए इसकी वजूहात क्या हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स जो हैं वो शहबाज राना साहब ने शेयर किए हैं। हुकूमत के कुछ और लोग भी हैं, उनकी बात आगे चल कर करेंगे, लेकिन ये 3 सवाल शहबाज राना की तरफ से उठाए गए। कॉमर्स रिपोर्टर हैं, उन्होंने हुकूमत से ही सवाल किया। अब आम बंदे को ये बातें नहीं पता होती, लेकिन शहबाज राना ने हुकूमत के सामने आईना रख दिया और 3 सवालों के जरिए उनकी जो असल जो पोजीशन है उसे एक्सपोज कर दिया। शहबाज राना ये कहते हैं कि क्या ये दुरुस्त है कि वजारत ख़जाना के पास ऐसे गैर मुतवक्के हालात से निपटने के लिए सालाना 390 अरब रुपए का हंगामी फंड मौजूद होता है, कंटेंजेंसी प्लान जिसे आप कहते हैं, ठीक है? कोई अगर मसला हो जाए तो आपके पास पैसे मौजूद हों, आप उसे इस्तेमाल कर दें। अगर ऐसा है तो क्या वजारत ख़जाना ने वज़ीर-ए-आज़म को इस बारे में आगाह किया था, और क्या इस फंड को इस्तेमाल करने पर गौर किया गया ताकि डीजल की कीमतों के असरात को कम किया जा सके, बजाय इसके कि इसका बोझ मोटरसाइकिल सवारों और आम सार्फिन पर मुंतकिल कर दिया जाए? दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस वक्त मिडल ईस्ट के क्राइसिस का एक इम्पैक्ट आ रहा है ना, उन्होंने अपनी आवाम को एक रिलीफ दिया। आपके पास कंटेंजेंसी प्लान मौजूद होना चाहिए, लेकिन हमारी हुकूमत के पास सर कोई प्लान ही नहीं है, तो ये कंटेंजेंसी प्लान कहाँ से आएगा? ये नहीं आ सकता। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि क्या ये भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान में रोजाना डीजल की खपत तकरीबन 19,000 टन और पेट्रोल की खपत तकरीबन 22,000 टन है, ठीक है? अब जो तीसरा नुक्ता है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें एक दावा है हुकूमत का, और वो ये कहते हैं कि हुकूमत ये दावा कर रही है कि ज़रूरी शोबे में डीजल इस्तेमाल करने वालों को सहूलत देने के लिए पेट्रोल इस्तेमाल करने वालों से रकम मुंतकिल की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमने इससे लेकर मोटरसाइकिल सवार से लेना है और हमने किसान को दे देना है। ये अब आपको समझ में आ रही है बात? अच्छा, इन्होंने एक वेलफेयर स्टेट का अपना ही कॉन्सेप्ट निकाल लिया। देखिए वेलफेयर स्टेट रियासत बनाती है, अवाम नहीं बनाती। अवाम को वेलफेयर और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुंतकिल किए जाते हैं। ये कह रहे हैं कि इससे लेंगे इसको देंगे। बरतानिया के अंदर सर जो रूल क्या है, ये जो तनख्वाहदार तबका है या जितनी भी ये जो आपकी टैक्स स्लैब्स हैं, 40% 20% ये टैक्स बरतानिया की आवाम देती है, और फिर उन लोगों को ये पैसा वेलफेयर की शक्ल में दिया जाता है जिनके पास कोई मीन्स नहीं है। ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार से पैसा लेकर जिम्मेदार को दिया जाएगा, ये वो ये कह रहे हैं। क्या बताया जा सकता है कि इससे पहले हुकूमत ने आखिरी बार मोटरसाइकिल सवारों रिक्शा ड्राइवरों को पेट्रोल पर कब सब्सिडी दी थी, जिसे अब आप वापस ले रहे हैं? यार तो कुछ दो तो सही ना, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं जाता, और बल्कि मोटरसाइकिल सवार जिसकी तनख्वाह कितनी होगी, 1000, 1200, 1500, यही दिहाड़ीदार, और वो भी लगे तो 1200, 1000 जो बंदा कमा रहा है उसमें से अगर वो 300, 350 का, और ये देखें 500 तक का रेट जाएगा, अगर उसने 1 लीटर पेट्रोल डलवा दिया तो वो फिर बाकी पैसे कहाँ से, घर को कैसे चलाएगा? बच्चों की फीसेस हैं, जो बिजली का बिल है, इसे कैसे अफोर्ड करेगा? और पाकिस्तान में टास्क दे दिया गया कि यार जेड़ा मन जाए ठीक है, जेड़ा नहीं मनेगा उन्होंने तुसी को सुन मारो।
दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली डूइंग। और शुमैला ये जो साहिबा हैं उनकी बातों से दोस्तों हमें यही लगा है। अब ये वज़रा को जो नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, इसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इनका तेल से क्या लेना है? मतलब हुकूमत कोई वो काम करे, या इन्होंने कहा जी कि सारे लग जाओ और हुकूमत का जो है ना वो आप इमेज बेहतर करें। अब तारड़ साहब आगे उन्होंने कहा जी तेल की कीमतों में हालिया इजाफा आलमी मंडी के तकाबुल में अभी भी कम तरीन है, हमें तेल की बचत के लिए कौमी सतह पर इतफाक़ राय पैदा करना होगा। यानी आपको 800 लीटर पेट्रोल जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी को मिले और गुर्बत जो है वो पाकिस्तान की आवाम काटे। देखिए ये कंपैरिजन ये मैंने घर में बैठ के नहीं बनाया। पाकिस्तान में 20% इंक्रीज हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे पता था कि हम जंग करने जा रहे हैं वहां पे 10 से 14% इजाफा हुआ है, वो हालत जंग में, लेकिन वहां पे इतना इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में हो गया। यूरोप और फ्रांस में 5 से 7% इजाफा, न्यूजीलैंड, अच्छा यूरोप यूके डिपेंडेंट है कि दुनिया के किसी हिस्से में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में सर इन्होंने कर दिया। और जो 20% इंक्रीज इन ए सिंगल वीक, ये 1983 के बाद बताया जाता है कि इतना इजाफा दुनिया की किसी मार्केट में किसी मुल्क में आपको नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान में एक्सट्रीम है, यूनाइटेड स्टेट्स में हाई है, यूरोप में मॉडरेट है, और फिर बाकी दुनिया के हिस्सों में भी मॉडरेट है। और इसका एक इम्पैक्ट है, यही बात है, कॉस्ट बढ़ेगी, सप्लाई ख़त्म हो जाती है, और पीछे से जो तेल मिल रहा है उन्होंने अपने जो जितनी भी आपकी इन्फिनरीज हैं, रिफाइनरीज हैं, उनको जिस तरह वो चला रहे हैं उसकी वो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। और जिनके पास तेल ऑलरेडी मौजूद है वो फिर महंगा तेल आपको देंगे। पाकिस्तान के पास सर क्या प्लान? तो क्या आप रूस से रिक्वेस्ट करेंगे? बल्कि मैं तो आपको मशवरा दूंगा आपने नहीं करना, क्योंकि अगर आपने रूस से मशवरा किया तो अंकल ट्रम्प बुरा मान जाएंगे। पहले अंकल ट्रम्प से इजाज़त लें। ये जो एप्स्टीन गैंग है जिसने पूरी दुनिया का जो अमन तबाह कर दिया, पहले आपको इस गैंग के एक मेंबर से पूछना पड़ेगा, जो दुनिया के हर मुल्क को धमकी दे रहा है कि जो मानेगा ठीक है, जो नहीं मानेगा तो तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की सर पॉलिसीज़ क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें जुर्रतमंदाना फैसले करने होंगे जो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करते हों। दोस्तों आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जिनका तेल से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसके ऊपर बात कर दी कि हमें कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब, आलमी बहरान में हुकूमत का फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए पेशी मनसूबाबंदी, रवाबित और इंतजामात की लंबी दास्तान है। अगर वो सब ना किया होता तो आज पेट्रोल 375 रुपये फ़ी लीटर होता। दुआ करेंगे इसराइल को तबाह करे, इसके जंगी जनून से खुदा ताला इस दुनिया को महफूज बांधे। ये इन जैसे जो लोग हैं ना, मुनाफिकत के सर मेरा ख्याल है कि सबसे आला दर्जे पर ये फाइज हैं। पाकिस्तान का बतौर रियासत क्या मौक़िफ़ है और ये बातें हमें किसने बताई हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। नजम सेठी साहब की आज एक गुफ्तगू, उनके प्रोग्राम का एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है। और नजम सेठी के मुताबिक इसहाक डार ईरानी वज़ीर ख़ारजा को बारहा फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं और खुदा का वास्ता देते हैं कि खुदा का वास्ता है खलीजी ममालिक पर हमला ना करें। और जवाब मिलता है कि हम नहीं कर रहे, बल्कि हम सिर्फ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? क्या हम खामोश बैठ जाएं? आप अमेरिका और इसराइल को कहें कि ये नॉनसेंस बंद करें। ये उनके अल्फाज थे, कोट एंड कोट नजम सेठी साहब। देखें पाकिस्तान की पॉलिसी क्या थी, हम तो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। और आज ये वक्त साबित कर रहा है कि पाकिस्तान अमेरिकन सर कॉलोनी है। फॉरेन पॉलिसी हो, हमारे फैसले हो, हमारी हुकूमत हो। देखिए शहबाज शरीफ साहब को आपको ये क्रेडिट देना चाहिए, वो बंदा इस हद तक ज़रूर सच्चा है। वो पाकिस्तान की आवाम को कह रहा है कि हम भाई बेकारी हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हम भीख मांगने के लिए जाते हैं, और मेरी जो आप आनियाँ जानियाँ देख रहे हैं ये सिर्फ मांगने के लिए है। उसको क्रेडिट देना चाहिए। फिर शहबाज शरीफ साहब को ये भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने देखिए कितने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की आवाम को ये बताया कि हमें कुछ फैसले ऐसे करना पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते, मजबूरी है, क्या करें, करने पड़ते हैं। और शहबाज शरीफ साहब इस कौम की क्या तर्जुमानी करते हैं, दोस्तों इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि सेठी साहब ये कह रहे हैं कि हमने जिस ब्लॉक को अपनाने की कोशिश की है वहाँ से हम पैगामात दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इस जंग में अब बाज़ आ जाए। देखिए ये फ़ैसला ईरान ने करना था। ईरान का ये फ़ैसला था कि वो इलाके और वो बेसिस जो उनके मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं हम उनके ऊपर हमला करेंगे। और इसने ईरान ने कोई खामोशी से हमला नहीं किया। ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान उसका जवाब दे रहा है। अगर आपके घर के ऊपर हमला हो जाए, हमारे घर पर हमला हुआ, दुश्मन ने भावलपुर में हमला किया, हमने तगड़ा जवाब दिया। आपका पेशावर में हमला हुआ, हमने तगड़ा जवाब दिया। हमारे बच्चों को शहीद किया, हम पीछे गए, हमने मारा उनको। बगराम एयरबेस के ऊपर हमने अटैक किया कि नहीं किया? अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो क्या वो जवाब नहीं देंगे? वो बिल्कुल जवाब देंगे। और याद रखिएगा कि ये मुस्लिम उम्मा का मामला है। काश आप सिर्फ खलीजी ममालिक की तरफ से बात ना कर रहे होते। और देखिए ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि खलीजी ममालिक हमारी इस पोजीशन को क्यों इस्तेमाल कर रहा है। वो इसलिए ऑब्वियसली कि जी उन्होंने हमें अरबों डॉलर दिए हुए हैं,
यूएई ने ढेर सारा पैसा हमारे अकाउंट्स में रखा हुआ है, सऊदी अरब हमें मुफ्त तेल देता है, कोई ना कोई वादे तो किए होंगे, ठीक है भाई आपको हम ये भी देंगे, ज़रा इस जंग को तो रुकवा दो यार, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। तो उस तनाजुर में ये फ़ोन कॉल जो है वो की गई। लेकिन एक जुमला जो ये जो सुहेल वड़ाइच साहब हैं उन्होंने कहा, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो क्या लिख रहे हैं और इस वक्त माइंड सेट क्या है। क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है उनकी मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के तनाजुर में फिर वड़ाइच साहब भी मैदान में आ गए। उन्होंने एक जुमला कहा, अगर ईरान अमेरिका के सामने खड़ा ना हो सका तो सऊदी अरब एक बड़ी ताकत बनकर निकलेगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मुआहिदा किया हुआ है, कुछ दिन के बाद पाकिस्तान को भी इस जंग में शरीक होना पड़ सकता है। पहले पाकिस्तान जनूबी एशिया की ताकत है, इसके बाद मिडल ईस्ट की सियासत में पाकिस्तान का भी अहम किरदार होगा। देखें, मुझे नहीं समझ आती कि वड़ाइच साहब, जब दुनिया टीवी में 2-2.5 बरस मैंने इनके साथ काम किया, ही वॉज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उस वक्त तो अच्छी अच्छी बातें करते थे। आजकल इनको क्या हो गया, ये उम्र का तकाजा है, ये क्यों ऐसी बातें करते हैं। देखिए, इस बात को अगर आप सिंप्लीफाई करके इसको ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, वो कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा क्योंकि हमारा डिफेंस पैक्ट है। फिर आप हमला किस पे करेंगे? आप ईरान के ऊपर हमला कर देंगे? आप अमेरिका को कुछ कह नहीं सकते, ईरान के ऊपर आप हमला करेंगे? तो मुझे ये समझ नहीं आती वड़ाइच साहब कि आप, मेरा ख्याल है कि तानूना हुन रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए यार। कोई एक ऐसी बात करें जिससे पाकिस्तान की आवाम को हौसला मिले। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के चीता बातें ही सामने रख देते कि पाकिस्तान जो है इस वक्त न्यूट्रल बैठ के बनकर बैठा हुआ है और वो किसी तरफ भी कुछ नहीं कर रहा, कम से कम इतना ही कह देते हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब एक बहुत बड़ी ताकत बनेगा। कैसे बनेगा सऊदी अरब ताकत? और ये जो वो कह रहे हैं ना कि मिडिल ईस्ट की सियासत में हमारा किरदार होगा, देखें ये पैसे दिए हुए ना हमें, उस बुनियाद पे हमें कहा जाएगा कि आप अपना ये किरदार अदा करें। अच्छा जी, हम किरदार अदा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा के लिए किरदार अदा करना चाहिए, किसी भी वेस्टर्न फोर्स के लिए नहीं। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो मुसलमानों का मौक़िफ़ होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का हर मुसलमान ना पाकिस्तान की तरफ देखता है। हम एक एटमी ताकत है, और ऑब्वियसली दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी, मुस्लिम दुनिया, कि पाकिस्तान इस मामले पे इंटरवीन करेगा, खड़ा हो जाएगा और अमेरिका को कहेगा कि बहुत हो गया, अब बाज आ जाएं। लेकिन आप अमेरिका को नहीं ये बातें कर रहे, आप ईरान को कह रहे हैं फ़ोन कर करके बकौल नजम सेठी कि खलीजी ममालिक थे, हमले ज़रा कट कर दो, और वो आगे से कहते हैं कि व्हाट नॉनसेंस, आप उनको कहें कि ये नॉनसेंस बंद करें और हम हमले जो हैं कम कर देंगे। तो सर, ये हमारा ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म है, ये हमारी ब्रांड ऑफ सियासत है, और ये हमारी ब्रांड ऑफ फॉरेन पॉलिसी है कि हमने सारी उम्र जो है ना वो मांगते रहना है। किसी ने पैसे दिए तो हम फिर उसकी तरफ खड़े होकर बात करें ना, कोई सही गलत सब लोग इकट्ठे होकर इत्तेहाद की बात नहीं कर रहे और अमेरिका को तगड़ा सा जवाब दिया जाए, ऐसा नहीं है। और आपको ये खबर दें कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई है, और वो ये कह रहे हैं कि ईरान हार गया। अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद उसने माफ़ी मांग ली है। हज़ारों साल में पहली बार ईरान हारा है। ईरान अब बुली नहीं बल्कि लूज़र है। ईरान कई दहाइयों तक ऐसे ही रहेगा, हथियार डाल दें या मुकम्मल तबाही का सामना करें। ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉरेन पॉलिसी ने इसके हवाले से क्या रिपोर्ट किया और कितनी तबाही हुई है अमेरिका को इस पूरे वेंचर में, जो मिस एडवेंचर या जो भी आप इसे नाम दें, जो वो करने गए थे ईरान के अंदर रजीम चेंज की ख्वाहिश लेकर। दोस्तों, ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए अमेरिका की बेसिस के ऊपर, और ये बेसिस एक दिन में नहीं बनी, कई दहाइयाँ लगी हैं इन्हें मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी इन बेसिस को खड़ा करने के हवाले से, और इन बेसिस के ऊपर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। अच्छा, पैसा होना और इन्वेस्ट करना तो एक बात है, लेकिन जो टाइम स्केल है इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके रिसोर्सेस दुनिया के कहाँ कहाँ और किस किस हिस्से से आपने पुल आउट कर रहे हैं, और आपको किस किस्म के रिसोर्सेज दरकार हैं, और इन रिसोर्सेज को दोबारा से इकट्ठा करना शायद आप इस पोजीशन में नहीं, आपको वक्त चाहिए होगा। और ये 1-2 महीने की बात नहीं, 2 बरस की बात नहीं, बल्कि 2 दहाइयाँ अगर आप कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ईरान ने कितना बड़ा इनको डेंट डाला है जिसे वो तस्लीम नहीं कर रहे। और एक डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा से आदत रही है कि वो अपनी बातों को, जिसमें पाकिस्तान में शहबाज हुकूमत बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बयान करती है ना कि पहली मरतबा तारीख में पहली मरतबा, उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप भी अपने मुल्क में अपनी आवाम को इसी तरह ही कहता है, और बाकी सब को हकीर समझता है, और वो अक्ल कुल है। उसने हमेशा अपनी बातों से यही तासुर देने की कोशिश की। अब फॉरेन पॉलिसी जो रिपोर्ट कर रहे हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। इस तनाजुर में आपने देखना है कि ईरान को कितनी बड़ी कामयाबी मिली। आप ईरान के ऊपर रजीम चेंज करने गए, वो नहीं हो सकी, और जो अमेरिका की 15 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो रिपोर्ट दे रही हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले फॉरेन पॉलिसी की सुन लें वो क्या कह रहे हैं। कतर में तबाह अमरीकी ANFPS-132 को बहाल करने में 5 से 8 साल लग सकते हैं। ठीक है, यानी एक दहाई गई
اور اس سے پہلے آپ امریکہ دوبارہ رجیم چینج کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتا. آپ کی ساری جو ٹیکنالوجی، ہمت، پیسہ سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو گیا. سسٹم کی مالیت $120 کروڑ ہے. بحرین میں تباہ ANSTPS 59 کو بحال کرنے میں 2 سال لگیں گے. ٹھیک ہے، بحرین میں بہت تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. پھر $50 سے $75 ملین درکار ہوں گے. چلے پیسہ آپ لے کر آئیں گے لیکن یہ وقت آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہ لگنا ہی لگنا ہے. پھر اس کے بعد ڈیفائس سسٹم کی تیاری کے لیے گیلین ضروری ہے، جس کی 98% سپلائی جو ہے وہ چین کے پاس ہے. میں نے کچھ فگرز پل آؤٹ کی ہیں آپ تمام دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہ گیلیم پوری دنیا میں 85% جو اس کے ریزروز ہیں وہ چائنا کے پاس ہیں، اور گیلیم آپ کے پاس ہے نہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ چائنا سے کیا کریں گے؟ ان سے ریکویسٹ کریں گے. اور چائنا ایک اسٹریٹجک اب اس کی حیثیت اختیار اس گیلیم کی ہو گئی ہے، اور وہ کبھی بھی ریزروز آپ کے حوالے نہیں کرے گا. چاہے آپ اپنی پراکسیز کمپنیز کے ذریعے سے پرچیز کرنا چاہیں، کچھ بھی آپ کرنا چاہیں، چائنا کو پتہ ہے. اور باقاعدہ یہاں پہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ویٹنگ ہوتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ یہ گیلیم دنیا میں کس ملک کو چاہیے اور کتنا چاہیے، اور کیا اس کے تانے بانے امریکہ یا کسی سپر پاور کے ساتھ تو نہیں ملتے. تو یہ تو آپ کو نہیں ملے گا. تو اس تناظر میں یہ ڈیولپمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہے جسے رپورٹ کیا. دوستو، اسرائیل پر 2 اطراف سے حملہ ہوا، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. لبنان میں انہوں نے ایک اور محاذ کھولا تھا، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 40 سے زائد راکٹ فائر کیے، جن کے متعدد مقامات پر گرنے کی اطلاعات ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے تیسرے بڑے شہر حیفا میں کم از کم 2 راکٹ گرنے کی تصدیق ہوئی ہے. اور یہ حملے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، اور اس کا پلڑا کس کا بھاری؟ اوبیسلی اسرائیل کے خلاف جو بھی طاقت لڑے گی اس کا پلڑا اس لیے بھاری ہوگا کہ آپ تو کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، وہ ختم نہیں ہو رہے. آپ حزب اللہ کو ختم نہیں کر سکے، امریکہ طالبان کو ختم نہیں کر سکا، اور یہ آپ کے ایڈونچرز جو ہیں یہ مس ایڈونچر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ایران کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا ایک پیغام، وہ یہ کہتے ہیں کہ تہران ان علاقائی ہمسائے ممالک کو نشانہ بناتا رہے گا جو اس کے دشمن کو ایسے مقامات فراہم کر رہے ہیں جو ایران کے خلاف جارحیت میں استعمال ہو رہے ہیں. ایرانی مسلح افواج کے شواہد کے مطابق خطے کے بعض ممالک کی سرزمین کھلے یا خفیہ طور پر دشمن کے استعمال میں دی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے ان مقامات پر شدید حملے ہو رہے ہیں. دیکھیں، اب یہاں پہ چائنا کا اور رشیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو گیا، اور چائنا اور رشیا ان کو انٹیلیجنس گیدرنگ کر کے دے رہا ہے کہ کہاں پہ حملہ کر رہے ہیں اور کس قسم کی مدد ان کے اتحادی فراہم کر رہے ہیں. دوستو، وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف استعمال ہونے والی تنصیبات اور مقامات کو نشانہ بنانے کے حکمت عملی پر حکومت اور ریاستی اداروں پر اتفاق پایا جاتا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بھی ایک بیان، انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ایران کی کشیدگی کم کرنے کی کوشش صدر ٹرمپ نے ختم کر دی. ایران کے دفاع کے لیے کیے گئے کسی بھی ایکشن کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کشیدگی چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، انہیں اس کا بھرپور طریقے سے جواب ملے گا. اب دیکھیں گے جو ان کی جو پالیسی تھی اور پھر جو امریکہ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. اس سے پہلے ایک جو امریکی سفارتخانے والی خبر ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. بغداد میں امریکی سفارتخانے پر جی حملہ کیا گیا ہے، اور حملہ اس لیے کیا گیا کیونکہ عراق کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہی تھی. اور ایران نے جی دبئی میں بھی ایک بڑا حملہ کیا ہے. تفصیلات کے مطابق دبئی کے ایک بلند و بالا رہائشی ٹاور میرینا 23 کے قریب ڈرون میزائل سے کچھ ویڈیوز جو شیئر کیے ہیں. ایک حملہ ہوا، سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیوں کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے. ایرانی جنرل محمد رضا ناقدی کا بھی ایک سٹیٹمنٹ، اور انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں ایران کی طرف سے امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اپنا تاریخی مشن اور فرض ادا کر سکیں اور صہیونی ریاست کا خاتمہ کر سکیں اور خطے میں امریکی اڈوں کو صفایا کریں. لیکن پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بس کر دو جی، حملے نہ کرو. تو یہ امریکی اڈے اصل میں تو وہ امریکن کالونیز ہیں. اور دوستو، یہ جو ایران والا معاملہ ہے نا، یہ سوچ سمجھ کے آپ کو قدم بڑھانا ہوگا. یہ نہ ہو کہ ہم ایک اور محاذ کھول کے بیٹھے. ایک ہی ہماری سرحد ہے جہاں سے ابھی کچھ نہیں ہو رہا. ایک طرف بھارت، دوسری طرف افغانستان جن کے اوپر ہم حملے کر رہے ہیں، اور پھر رہ جاتا ہے جی آپ کا ایران. اور ایران کے بارے میں آپ نے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا. ایران نے سر امریکہ کو پچھلے 40 سالوں سے وقت ڈالا ہوا ہے، تو وہ کیا پاکستان کو بخش دے گا؟ اور یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے ایران پاکستان کے خلاف کارروائی بھی کر چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے راکٹ فائر کیا تھا. تو ہمیں اپنی فارن پالیسی کو اسلامی دنیا کے ساتھ سنک کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ سنک نہیں کرنا. ایک اور خبر جو اسی تناظر میں ہے، اور دبئی کے صدر کا جی بیان آ گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ محمد بن زائد نے کہ متحدہ عرب امارات جنگ سے مزید مضبوط ہو کر ابھرے گا. امارات کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے. متحدہ عرب امارات کوئی آسان ہدف نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے یہ مرینا ٹاورز اور جو باقی مقامات ہیں ان کی خبریں بھی جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں ویسٹرن میڈیا میں. سوشل میڈیا پہ آپ کو یہ خبریں ملیں گی. آپ کا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ ان خبروں کو
किसी लेवल के ऊपर भी जगह जो है दोस्तों नहीं दे रहा। अब आ जाते हैं कि बड़े पैमाने पर हमलों से अभी ईरान में रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं होगा, और ये अमेरिका की 18 जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर रख दी है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक खुफिया अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाबी आपको नहीं देगा। अखबार के मुताबिक ये रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के सीनियर तज्ज़ियाकारों ने मुरतब की है, जो अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका मालूमात की बुनियाद पर खुफिया रिपोर्ट तैयार करता है। ये रिपोर्ट ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हालिया हमले शुरू होने से एक हफ्ता पहले मुकम्मल की गई। रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने ईरान के खिलाफ एक तवील फौजी मुहिम की धमकी दी, जिसके बारे में हुकाम का कहना है कि अभी तो शुरुआत है। ईरान की अपोजिशन का मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने का कोई इम्कान नहीं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, चूँकि होता है ना कि आप जैसा पाकिस्तान में हुआ, आपने अपोजिशन खड़ी कर दी। देखें, ये बातें सिर्फ आप इमरान खान के पस मंज़र में मत देखें, आप पाकिस्तान में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो ये वेस्टर्न क़ुव्वतें हैं किस तरह से ऑपरेट करती हैं, आपको इस तरह भी समझना चाहिए। अपोजिशन में कोई तो होगा ना जिसको आप खड़ा कर दें कि अच्छा यार शेर बन शेर, देख हम तेरे साथ हैं, और जो बंदा हमारी बात नहीं मान रहा वो तेरा भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, और मिलकर इसे हटाते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के साथ यही हुआ, और आज इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी ये कहती हैं अमेरिका की कि जनाब वहाँ पे तो अपोजिशन ही नहीं है जिसको आप साथ में लाकर तख्ता उलट देंगे। ऐसा नहीं होगा। ईरान की अपोजिशन का मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने का कोई जवाब बनता ही नहीं, और ना ही कोई इम्कान है। रिपोर्ट में बताया गया कि अगर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल किया गया तो ईरान की मजहबी और फौजी क़यादत पहले से तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक रद्दअमल देगी, जैसा कि उन्होंने दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान की अपोजिशन का मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने का भी कोई इम्कान नहीं। अखबार के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में यह वाज़ेह नहीं कि बड़े पैमाने पर हमलों से मुराद मौजूदा फौजी कार्रवाई है या नहीं। ट्रंप के आगे सर झुकाना ईरान की क़यादत के नज़रियात के ख़िलाफ़ होगा, ये माहिरीन ने बता दी है जी बात। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुनहसर है कि वो इन बातों के ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते। मैं आपको ना जाते जाते क्विकली ये खबर भी दे दूँ कि अमरीकी फ़ौज की बड़ी तरबीती मशक़ अचानक मनसूख होगी, और मशरिक़ वस्ता में मुमकिन तैनात की इस वक्त क्या सराहियाँ हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह भी इस जंग में जाएंगे, और इतना आसान इनके लिए होगा, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर हमने अपनी पैदल फ़ौज को यहाँ पे उतारा तो यकीनन ये हमारे लिए एक मौत होगी। आप अफ़गानिस्तान से नहीं निकल सके। आप डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है कि मैं जंगें ख़त्म करूँगा, और अगर वो ईरान में एंटर हो गया तो ये इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा और नामुमकिन हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये खबर दें कि ईरान पासदान इनकलाब ने 24 घंटों में 200 अमरीकी मारने और ज़ख्मी करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक पासदान इनकलाब ने बताया कि 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमरीकी तेल जहाज़ को भी निशाना बनाया गया, और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान इनकलाब के जो एहलकार हथियार डाल देंगे उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले ममालिक हमसे राब्ते में हैं। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम दुनिया आपसे राब्ते में, क्या हो, हमें बचा लो। तो सर ये हालात हैं हमारे। हम मुस्लिम उम्मा जब तक इकट्ठी नहीं होगी तो हमें इसराइल हो, अमेरिका हो, इसी तरह हमें मार पड़ती रहेगी। आप इसहाक डार साहब जितने मर्जी फ़ोन करें, लेकिन जिस फ़ोन के पीछे सोच आपकी पाकिस्तान और इस्लाम के साथ सिंक नहीं होगी ना, वहाँ पे सर हमें मार ही पड़ेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे, मुस्लिम उम्मा के हालात को बेहतर करे। और ये जंग पाकिस्तान की नहीं है सर, ये मुस्लिम दुनिया की जंग है, अगर हम इसे समझ सकें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।